Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exams. आज हम बात करने वाले हैं जस्ट अ सेकेंड टॉप 20 MCQs की, जो कि आपके करंट के रिलेटेड भी होने वाले हैं, प्लस मिक्स्ड आपके जीके के MCQs होंगे। और अगर आप लोग JK PSI या फिर NT या फिर पटवारी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आपको बहुत सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा विद PDFs। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ठीक है। अगर हम बात करेंगे JK PSI के लिए, आपको अगर मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो इसका जो कंप्लीट मटेरियल होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगी। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आप लोगों को वो फुल मटेरियल मिलने वाला है, जिसमें आपका हर एक पोर्शन उसमें एडिड रहेगा, ठीक है। तो बाकी वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चंस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंडिया हैज़ acquired S-400 air defense missile system from which country? तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में आए और इसका अगर आपको आंसर नहीं आता होगा, तो इससे बड़ी क्या ही बोलूँ मैं आपको। आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है, वो जो कि है आपका रशिया, जो कि हमारा एज ओल्ड फ्रेंड है इंडिया का। और इसने अभी जो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो भी इंटरफेरेंस हो रहा था हमारे सिविल एरियाज़ में, चाहे वो बात करें हम हॉस्पिटल्स की, चाहे हमारा नदन कमांड हो गया, या जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ड्रोन भेजे, जिसके लिए हमारा जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, उसने एक भी ड्रोन को हमारे इंडिया में यहाँ नीचे नहीं पहुँचने दिया, उसने बीच में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा एक कारगर साबित हुआ है और इसने हमें बहुत सारी जानों को बचाया भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका रशिया, ठीक है। और ये जो डील साइन हुई थी इंडिया की, ये भी आपसे पूछ सकते हो 2018 में, ठीक है। 5 स्क्वाड्रन हमने इसके पहले ही ले लिए थे, ठीक है। और अभी अगर हम बात करेंगे जो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट जो है S-400, उसकी जो डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी 2026 में। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और अगर हम बात करेंगे इसकी कॉस्ट की, तो वो थी आपकी 35,000 करोड़, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, headquarters of India's premier nuclear research facility BARC are located in? तो बार्क के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? बार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो ये आपकी लोकेटेड है ट्रोम्बे, जो कि कहाँ पे है आपकी मुंबई में, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? सो ये बच्चे को पता होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये कौन थे आपके APJ अब्दुल कलाम? अगर आपको इनके बारे में नहीं पता, तो ये एक साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे और हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और इनकी जो बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है हमारा जो इंडिया का सिविलियन स्पेस प्रोग्राम, और अगर हम बात करें मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट की, तो इसके लिए इनका बहुत एक योगदान है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे इन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया था, ठीक है। जिसमें हमारी अगर हम बात करेंगे मिसाइल्स की, तो जिसमें आपकी अग्नि मिसाइल आती है और आपकी एक आती है पृथ्वी मिसाइल। तो इनकी डेवलपमेंट में इनका काफ़ी योगदान रहा है। और ये आपका जो पोखरान में 1998 में आपका न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, पोखरान सेकेंड, तो यहाँ पे भी इन्होंने इंडिया को जो न्यूक्लियर आर्म नेशन बनाने में ये बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इनका। और ये आपके इसरो प्लस आपका DRDO दोनों में वर्क कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनकी सिविलियन स्पेस प्रोग्राम और मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है, ठीक है। और प्रेसिडेंट तो थे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया नेशनल इनकम इज कंप्यूटेड बाय?
सो इसका सही आंसर होगा आपका CSO। CSO की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे ये आपका किसके अंडर वर्क करता है? मॉस्पी के अंदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आपकी जो नेशनल इनकम को कंप्यूट करना होता है, ये CSO जो है ये करता है। और अगर हम बात करेंगे NSO की, ये भी आपका नेशनल इनकम और जो दूसरे आपके मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स के रिलेटेड ये भी काम करता है। लेकिन अब जो अगर हम बात करेंगे CSO प्लस आपका NSSO, तो ये आपका NSO इसको मिलके बना है। NSSO प्लस CSO को मिलके क्या बना है? NSO। तो ये आपका मतलब ये भी काम करता है, तो लेकिन इसका सही आंसर होगा आपका CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन, The theory suggesting that the continents of South America and Africa were once joined together was the। कौन सी थ्योरी में ये बोला गया था कि साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका पहले एक साथ जुड़े थे? तो वो थी आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो थ्योरी है ये किसने दी है? तो ये थ्योरी दी है आपकी अल्फ्रेड वैगनार ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछा गया हुआ है। क्या है ये? अल्फ्रेड वैगनार, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि पहले जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स थे वो एक जो सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका क्या नाम था आपका? पेंजिया का ये पार्ट था, ठीक है। फिर ये बाद में स्प्लिट हुए और बहुत सारे मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद फिर आपके कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होने लगे, जो अभी उनकी जो करंट पोजीशन है उनकी तरफ, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, एक जस्ट अ सेकेंड, प्लेन्स फॉर्म्ड ड्यू टू फिलिंग ऑफ लेक्स इज कॉल्ड। तो कौन से आपके वो प्लेन होते हैं जो कि लेक्स को फिल करके बनते हैं? तो वो होते हैं आपके लैकोस्ट्रीम प्लेन्स, ठीक है। और ये जो प्लेन्स होते हैं ये आपके जो भी सेडिमेंट्स आपके लेक के बेसिन में डिपॉजिट होते हैं, धीरे धीरे करते वो फिलअप होते रहते हैं और एक उसके बाद एक फ्लैट और लो लाइंग एरिया बन जाता है, उनको बोलते हैं आप लैकोस्ट्रीम प्लेन। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जो आपकी कश्मीर वैली है इंडिया में, तो ये अगर हम बात करेंगे ये लैकोस्ट्रीम प्लेन है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को उसका नाम पता होगा लेक का जिसके ऊपर पूरी कश्मीरी हिस्ट्री है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट्यूज सिचुएटेड बिटवीन प्लेन्स एंड माउंटेन्स आर कॉल्ड। तो उनको कौन से प्लेट्यू बोलते हैं जो कि एक तरफ आपका पूरा प्लेन एरिया है, एक तरफ आपका माउंटेन है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और यहाँ पे ये आपका टेबल शेप्ड ये प्लेट्यू है, तो इसको बोला जाता है पिडमोंट प्लेट्यू या फिर माउंटेन स्टेप प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? माउंटेन स्टेप प्लेट्यू या फिर पिडमोंट प्लेट्यू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसका एक आपको मीनिंग पता होना चाहिए, इसका मीनिंग होता है आपका फुट हिल पिडमोंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आपके कितने सही हो रहे हैं ज़रूर बताइएगा, आगे ट्राई करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको स्किप करें। टू विच ग्रुप ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया बिलोंग। सो ये आपकी चरनोजम ग्रुप से बिलोंग करती है ब्लैक कॉटन सॉइल, और ब्लैक कॉटन सॉइल को और क्या बोला जाता है? रेगर, ठीक है। और ये आपकी जो है ये इस ग्रुप से बिलोंग करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी ज़्यादातर आपके डेक्कन प्लेट्यू रीजन में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आपसे पूछा भी गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, द ऑर्डर ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर अपवर्ड्स फ्रॉम बिलो इज। आपको नीचे से ऊपर की तरफ ये जो लेयर्स हैं इनके आपको नाम बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आती है आपकी ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ये दोनों आपकी हो रही है, ये पहले एलिमिनेट हो रहा है। फिर आएगी आपकी स्ट्रेटोस्फियर, तो ये भी एलिमिनेट, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट सही होगा। फिर आपका आएगा मीसोस्फियर, फिर आएगा आपका थर्मोस्फियर।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ट्रोपोस्फियर आपको पता है लोएस्ट जो है लेयर है ये है आपकी ट्रोपोस्फियर। यहाँ पे आपका जो भी वेदर फिनोमिना होता है यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फियर, ये आपकी इसमें आपकी होती है ओजोन गैस, आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है यहाँ पे आपकी आएगी मेसोस्फियर। यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मेटेओराइट्स जो होते हैं यहाँ पे बर्न अप होते हैं। फिर आएगी आपकी थर्मोस्फियर, यहाँ पे ऑरोराज होते हैं, ठीक है। तो ये आपको थर्मोस्फेयर में होता है। देन आपका लास्ट में जो आपकी अगर आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है जहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर थिन होता है, बिल्कुल ही स्पेस से थिन आउट हो जाता है, वो होती है आपकी एक्सोस्फेयर। तो ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 10th इज वेयर इज डोलड्रम्स बेल्ट लोकेटेड? कहाँ पे ये लोकेटेड होती है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। सो ये आपकी नियर द इक्वेटर आपकी डोलड्रम्स जो है लोकेटेड होती है। और अगर हम बात करेंगे डोलड्रम्स की, इसको और क्या बोला जाता है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्या बोला जाता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। और ये क्या होती है? आपकी लो प्रेशर बेल्ट होती है जो कि अर्थ के इक्वेटर में अगर हम बात करेंगे रफली अगर इसका देखें हम 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में ये आपकी होती है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे वीक विंड्स होती हैं जो कि आपकी जो सेलिंग शिप्स होती हैं उनको ट्रैप करने का ये काम करती हैं। तो इसके बारे में और भी डिटेल में आपको जानना हो तो वीडियोस आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेन ट्रैवलर हुज अकाउंट डज नॉट थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत वॉज? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है आपका इब्न बतूता। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, बाकी सभी के अकाउंट में सल्तनत का आपको कुछ ना कुछ अंश मिलेगा हिस्ट्री में, लेकिन ये इब्न बतूता में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद मोहम्मद बिन तुगलक? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसका आंसर तो ये है आपका री इम्पोजिशन ऑफ जजिया ऑन ब्राह्मण्स। तो ये इसने नहीं किया था, बाकी टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस भी करा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। और अगर हम बात करेंगे दिल्ली से दौलताबाद में कैपिटल को शिफ्ट भी करा इन्होंने। और अगर फैमिन कोड डोआब जो है ये भी इन्होंने आपका इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक को और क्या बोला जाता है? उलूग, ULUGH, उलूग खान, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल पॉलिसीज़ बिल्डअप करी थी, जिसमें अगर हम बात करेंगे ये कैपिटल इन्होंने दौलताबाद में करी, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी, टैक्स बढ़ा लिया था, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है। तो ये इनके बारे में आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ at the end of the trial carried out by the British government, the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar was exiled. तो कहाँ पे ये एग्ज़ाइल हुए थे? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है आपका रंगून में, ठीक है। रंगून जो कि अभी जो हम म्यांमार में है, तो यहाँ पे ये आपके एग्ज़ाइल कर दिए गए थे बहादुर शाह ज़फ़र, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे ट्रायल करा जा रहा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्यों करा था? इनको गिल्टी माना गया था। 1857 का जो इंडियन रेबिलियन हुआ था, इन्होंने उसको सपोर्ट करा था, उसके लिए इनको भेजा गया था, ठीक है। और ये फिर वहाँ पे 1862 में इनकी डेथ हो जाती है। वहाँ पे उनको जेल में बंदी बना दिया जाता है। और इसके अलावा फिर ये जो ट्रायल हुआ वो फिर उसके बाद आपकी जो सिपोई म्यूटिनी हुई थी 1857 का विद्रोह जो हुआ था, उसके बाद ये ट्रायल हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये अभी प्रेजेंट डे म्यांमार में है। In the third battle of Panipat, the Marathas were defeated by
किसके द्वारा मराठास को डिफीट करा गया था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपकी 1761 में हुई थी और उनको डिफीट किया गया था अहमद शाह अब्दाली और जो दुरानी एम्पायर था, यानी कि आपके अफगान्स जो थे उन्होंने मराठास को डिफीट कर दिया गया था। ठीक है, तो पावर अगर हम डायनेमिक्स देखें तो इसमें एक काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुआ था इस बैटल के बाद। ठीक है, क्योंकि इसमें मराठा जो एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा था पूरे नॉर्थ इंडिया में, तो इसमें उसने बाधा पहुंचाई थी किसने? अफगान्स ने। ठीक है, इस बैटल के बाद। तो इसके बाद फिर आपका जो ब्रिटिश एम्पायर है, यानी कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ये इसका फिर एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया था। Question number 15 is, which among the following was the code language of Mughals? तो कोड लैंग्वेज उनकी जो दरबारी भाषा थी वो थी आपकी पर्शियन। ठीक है, तो मुगल एम्परर आपको पता है कि इनका जो ओरिजिन था वो आपका सेंट्रल एशिया का था। ठीक है, और इन्होंने पर्शियन को अपनी ओरिजिनल ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी। यानी कि अगर हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर लिटरेचर में, कल्चर में, जो भी जितना भी कामकाज मुगल कोर्ट में होता था तो ये पर्शियन लैंग्वेज में ही होता था, और फिर इसी वजह से इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था बहुत सदियों तक, जब तक ब्रिटिश राज नहीं आया उससे पहले यही चल रही थी। नेक्स्ट, विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस्ड द मानसबदारी सिस्टम इन इंडिया? मनसबदारी सिस्टम। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका अकबर ने ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, ये एक रैंकिंग सिस्टम था। किसके लिए था? ये मिलिट्री के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो होते थे उनके लिए एक हायरार्किकल रैंकिंग सिस्टम था। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखा जाता था कि आपको लॉयल रहना है जो भी नोबल दरबारी है उनके तरफ, और मिलिट्री ऑफिशियल को भी कुछ जो सोल्जर्स थे उनको किस तरह से कितनी हॉर्सेस उनको रखनी है मेंटेन करके, ये सारा का सारा काम होता था मनसबदारी सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस ऑफ वेलेस्ले? तो सब्सिडियरी अलायंस आपका किसने जो है ये इंट्रोड्यूस करा था? तो ये आपका था वेलेस्ले। ठीक है, वाइसरॉय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसमें था आपका निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये इसके पहले वो बने थे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे ये पॉलिसी 1798 की बात है, और यहाँ पे कौन सा ऐसा रूलर था जिसने ये एक्सेप्ट कर लिया था? तो वो था आपका आसफ जा सेकिन। ये पहला रूलर था जिसने ये एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये एक तरह की क्या थी? नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी थी, जो कि ब्रिटिश डोमिनेंस इंडिया में किस तरह से मेंटेन करके रखना उसके लिए यूज़ होती थी। इस पॉलिसी के अंडर जो इंडियन रूलर्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि जो ब्रिटिश की जो प्रोटेक्शन है उसको ये अडॉप्ट करें। ठीक है, ताकि वो अपनी जो आर्मीज़ हैं उनको मतलब एक तरह से फिर ये इंडिया वाले उनको सब्सिडी प्रोवाइड करें जिससे वो मेंटेन कर सके इतनी बड़ी आर्मी। तो ये आपको इस पॉलिसी के अंदर मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया? किसने ये सप्रेस करा था? ये भी बहुत बार पूछा भी गया है। सर कॉलिन कैंपबेल। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। कहाँ पे इन्होंने करा था? कानपुर एंड लखनऊ में। ठीक है, तो ये इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था 1857 में। और अगर हम बात करेंगे जॉन निकलसन की, तो ये आपके दिल्ली में इन्होंने वो सप्रेस करा था, और इसके अलावा और भी हैं वो आप पढ़ लेना। अब आपको यहाँ पे वाइसरॉय का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है जिस ईयर में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर आप देख लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सबसे पहले आए थे आपके लॉर्ड कैनिंग, फिर आएगी लॉर्ड एल्गिन, देन आपके मायो एंड लिटन। तो इनका आप सीक्वेंस पढ़ लेना, बहुत बार पूछा भी गया हुआ है JKSSB में। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज रिप्लेस्ड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? अब
उसकी जगह पे पहले आपके गवर्नर जनरल होते थे, लेकिन अभी जो हैं वो आपके प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहले अगर हम बात करेंगे, जब हमारा इंडिया 1950 से पहले गवर्नर जनरल होता था, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडिया रिपब्लिक बना, तो उसके बाद आपका प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट जो है ये आपके एक तरह की रियल पावर जो होती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की होती है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास रियल गवर्नमेंट नहीं होती। और पहले प्रेसिडेंट कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद कर लेना। ठीक है, तो बाकी आज के क्लास में आपको टोटल 20 questions थे. How much did you score out of 20? You all have to comment your score in the comment section below. And if you are liking the lectures, please subscribe this channel and like and comment also. So I'll be come up with a next lecture soon. Take care. All the very best.